हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर क्या होता है कंक्रीट का, श्रिंकेज क्या होता है, हमारा रेनफोर्समेंट क्या होता है, हम स्टील क्यों यूज करते हैं एज ए रेनफोर्समेंट, कितने टाइप्स के बार्स अवेलेबल हैं, किस किस साइज के बार्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। हम बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट, इसके पहले वाले लेक्चर में ट्यूब और सिलेंडर की हम बात कर रहे थे। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सोचा कि ये पहले हम थोड़ा सा बता दें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये आता है कि क्यूब का स्ट्रेन ज्यादा होता है या सिलेंडर का स्ट्रेन ज्यादा होता है। जब हम क्यूब कास्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए और हम सिलेंडर कास्ट करते हैं, अगर सपोज हमारे पास दो स्पेसिमेन है, एक है क्यूब एक है सिलेंडर, तो कौन सा स्ट्रेंथ ज्यादा देगा? तो उसमें हमारा जो क्यूब होता है, क्यूब हमारा सिलेंडर से ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम कह सकते हैं कि हमारा क्यूब का जो स्ट्रेंथ है दैट इज 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ। क्यूब क्यों ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सिलेंडर से, ये हम बताना चाहते हैं, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। जो हमारा क्यूब होता है, साइज हम कल के वीडियो में बता दिए, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्यूब है हमारा और ये हमारा है सिलेंडर। जैसे कि आप होता है कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो होती है हमारी 300 mm की, ठीक है, और जो क्यूब होता है हमारा वो 150 mm का विड्थ भी होता है और 150 mm का हमारी इसकी डेप्थ भी होती है, ठीक है। जब इसको हम टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो जो हमारा प्लेट होता है, ठीक है, दो प्लेट के बीच में हम क्यूब को रखते हैं। सपोज ये दो प्लेटें हैं, इसके बीच में हमने क्यूब को प्लेस किया, ठीक है, ये क्यूब है ऐसे करके, ये हमारा प्लेट है, यहाँ पे ये प्लेट है। तो ये जो प्लेट है, प्लेट से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन जो है जनरेट होता है। जब फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ पे शियर फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारा जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, क्योंकि आप देखो 150 mm थ्रू आउट, जितना इसका डायमेंशन है 150 mm के रेशियो में है, तो ये जो फ्रिक्शन इफेक्ट है ये पूरे क्यूब में है, मतलब इसका जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है। और यही चीज हम जब सिलेंडर की बात करते हैं, जब आप यहाँ पे प्लेट रखो, ठीक है, आप एज्यूम करो यहाँ पे हम एक प्लेट रख दिए जो हमारा टेस्टिंग मशीन का प्लेट है, फिर यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन डेवलप होता है, फ्रिक्शन का इफेक्ट, वो हमारा पूरे क्यूब में नहीं होता, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है 300 mm है और इसका डायमीटर कितना है 150 mm है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है सपोज वो यहीं तक रहता है, ये वाला एरिया जो है ये अनअफेक्टेड होता है, अनअफेक्टेड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट कम है, तो फ्रिक्शन के इफेक्ट की वजह से जो हमारा शियर फोर्स जनरेट हो रहा है, उसके कारण इसका स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और हमारे सिलेंडर का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये रीजन है, ठीक है। बेसिकली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रिमेंबर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा 1.25 टाइम्स ज्यादा होता है स्ट्रेंथ क्यूब का, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। जैसा कि इसके पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि हमारा जो कंक्रीट होता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, ठीक है।
ये हमारा स्ट्रेस है, इधर हम स्ट्रेस कर रहे हैं, इधर हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, ये बिहेवियर नॉन लीनियर है, क्यों है वो हम बता चुके हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो कंपोजिट मटेरियल है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो भी नॉन लीनियर है। बट यहाँ पे एक चीज है कि इनिशियली अगर इनिशियल लोडिंग पे देखा जाए तो एट इनिशियल लोडिंग एट या इनिशियल स्ट्रेस लेवल हमारा जो बिहेवियर है उसको हम लीनियर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो नॉन लीनियर है, ये हमें रिमेंबर करना है। सेकेंड, एट इनिशियल स्ट्रेस लेवल behavior of concrete considered as linear। ये सब कहाँ यूज होगा, जब हम आगे डिजाइन पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्ट्रेस मेथड, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनिशियली हम इसको लीनियर एज्यूम कर सकते हैं, बट कंप्लीटली क्या होता है हमारा नॉन लीनियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में तो ये एक तो ये आपसे पूछा जाएगा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है हमारा मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रीच्ड एट स्ट्रेन 0.002। जैसे कि ये आपका क्या पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट है। ठीक है, जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये लेवल है, ये कितने स्ट्रेंथ पे रीच हो रहा है, 0.002 पे। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट है हमारा, इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेन है, अल्टीमेट स्ट्रेन एट बिटवीन 0.004 टू 0.006। हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेन है वो लाई करेगा कहां पे, 0.004 टू 0.006। सपोज ये पॉइंट आपका हो गया 0.004 और ये पॉइंट हो गया आपका 0.006। ठीक है, अब अगर हम जैसे कि M20 ग्रेड की बात करें, जैसे जैसे हम ग्रेड बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका ग्राफ चेंज होगा, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेस बेयर करेगा। सपोज अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये आपका M20 हो गया, सपोज ये हो गया आपका M30, ये हो गया आपका M40। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है करेस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस। अब अगर हम M20 की बात करें, सपोज इसका जो आपका स्ट्रेन है वो 0.004 पे लाई कर रहा है। 40 की बात करें तो इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेन आ रहा है वो आपका 0.006 पे लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो स्ट्रेन है वो 0.004 से 0.006 के बीच में लाई कर रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका अल्टीमेट स्ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रीच्ड एट स्ट्रेन 0.002। वहां से पूछता है कि किस स्ट्रेन में मैक्सिमम स्ट्रेस रीच होता है, तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट, और नॉन लीनियर होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपसे क्रीप ऑफ कंक्रीट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रीप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्रीप क्या होता है, ये हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है उसका ये ड्रॉबैक है, जैसे श्रिंकेज प्रॉपर्टी हो गई, एक क्रीप प्रॉपर्टी हो गई, ये सब क्या है, ड्रॉबैक है।
ये क्या है, एक प्रकार का ये भी स्ट्रेन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, या इसको हम परमानेंट लोडिंग कह सकते हैं। ये सस्टेन्ड लोडिंग क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। यह हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हो गया, जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में पहले से ही हम प्री स्ट्रेसिंग लोड अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा एक क्रीप का जो है रीजन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा डेड लोड हो गया। एक तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, टाइम डिपेंडेंट ये वर्ड हमें पकड़ना है, और दूसरा हमारा ये जो सस्टेन्ड लोडिंग है ये परमानेंट लोडिंग है, जैसे कि डेड लोड या प्री स्ट्रेसिंग लोड, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई हमारी क्रीप की। अभी भी इस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि क्यों हमारे कंक्रीट में क्रीप हो रहा है, जैसे कि उसका वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसके जेल पार्टिकल को मूवमेंट है, बहुत सारे रीजंस हैं क्रीप अगर होने के, वो डिटेल में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे हमारा आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप क्या होता है, वहां से एक क्वेश्चन राइज होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप से वो किसका रेशियो होता है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे हमारा कितना कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप होगा, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है और अंडर सस्टेन्ड लोडिंग होती है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी स्ट्रक्चर का डेड लोड आप देख लीजिए, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, मतलब टाइम आपका जा रहा है, ये क्या होगा, आपका क्रीप बढ़ रहा है, ठीक है, क्रीप अकर हो रहा है। तो यहाँ पे क्रीप कोएफिशिएंट को फाइनली समझने के लिए हम ग्राफ से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये हो गया हमारा कंक्रीट, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, जैसे कि थोड़ा सा इसको और हम स्ट्रेट कर दें, ये वाला जो इतना स्ट्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। जैसे जैसे लोड स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन हो रहा है। बट ये जो रीजन है ये क्या है, हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है बट हमारा स्ट्रेन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, इस रीजन को, इसको हम प्लास्टिक स्ट्रेन कहेंगे, या फिर यही हमारा क्रीप स्ट्रेन है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इलास्टिक स्ट्रेन एट इनिशियल स्टेज, फिर हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है बट स्ट्रेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है अंडर सस्टेन लोडिंग, ये हमारा क्या हो गया, क्रीप स्ट्रेन। अब हमें क्रीप कोएफिशिएंट को समझने के लिए एक ग्राफ हम और यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेन हमारा क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो हम स्ट्रेन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेन वर्सेस टाइम का, ठीक है। अब ये जो आपका इलास्टिक स्ट्रेन है, मतलब जैसे ही हमने लोडिंग दी वैसे ही आपका स्ट्रेन बढ़ा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। उसमें टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है, टाइम नहीं बढ़ा बट स्ट्रेन हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। फिर अब जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेन बढ़ रहा है। ये इसका अल्टीमेट पॉइंट है, सपोज इस ग्राफ को ऐसे बना देते हैं, ये अल्टीमेट पॉइंट है। तो ये दिस मच क्या हो गया आपका, लेट मी चेंज कलर, ये हो गया आपका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। अब यहां से हम क्रीप कोएफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्रीप कोएफिशिएंट को हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है।
यहां से फाइनली हमारा आ जाएगा क्रीप कोएफिशिएंट। ये क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। ये हो गया आपका क्रीप कोएफिशिएंट का डेफिनेशन। अब आप यहाँ पे सोच रहे इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है। जैसे ही लोडिंग दी गई वैसे ही आपका स्ट्रेन बढ़ गया। ठीक है, ये स्ट्रेन है, ये आपका टाइम है। ठीक है, और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, ये फाइनली ये पॉइंट हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, इसके बाद हमारा फॉल होता है ग्राफ। तो ये हो गया अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। ये एग्जाम में बहुत आता है, लगभग अगर देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये जरूर क्रीप कोएफिशिएंट आपसे पूछता है। इसको हमें याद नहीं करना है, आपको बस ये ग्राफ और ये ग्राफ से समझना है कि क्रीप क्या है। जैसे कि हम बता दे रहे हैं, ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन में देखा, ठीक है, कि इनिशियल जो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बढ़ रहा है, वो आपका क्या हो गया इलास्टिक स्ट्रेन हो गया। फिर विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ये आपका क्या हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन या क्रीप स्ट्रेन हो गया। यहाँ तो हम क्रीप की कहानी समझ गए। क्रीप कोएफिशिएंट को समझने के लिए आप ये ग्राफ फॉलो कर लीजिए। बस आपको सिंपल सा ग्राफ बनाना है। इन इलास्टिक इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन क्या हो गया आपका, ये टाइम के करेस्पॉन्डिंग नहीं है, सीधा लोडिंग हुआ आपका स्ट्रेन बढ़ गया। फिर ये टाइम डिपेंडेंट है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन हो गया आपका क्रीप कोएफिशिएंट। याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है यहाँ से। ठीक है, अब हम IS 456 की बात करेंगे कि वो क्या हमें जो है जो क्रीप कोएफिशिएंट, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या IS 456 सजेस्ट किया है इसकी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे लेट मी चेंज कलर, एक तो आपका एज ऑफ लोडिंग हो गया, एज ऑफ लोडिंग, और यहां पे आपका थीटा की वैल्यू मतलब क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे अर्ली डेज 7 डेज की हम बात करें, मिनिमम 7 डेज की यहाँ पे वैल्यू है 2.2। 7 डेज की बाद हम बात करेंगे 28 डेज की। 20 डेज लोडिंग पे 1.6 एंड आफ्टर 1 ईयर दिस इज 1.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसमें 7 डेज पे लोड प्रोवाइड कर दिए 7 डेज पे, तो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2.2। 20 एज पे 1.6, 1 ईयर पे 1.1। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम अर्ली डेज पे लोडिंग बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे टाइम हमारा जा रहा है, जैसे 28 डेज पे अगर हम लोडिंग दे रहे हैं, मतलब एज ऑफ लोडिंग, ठीक है, हम लोडिंग कब प्रोवाइड करें उसकी बात कर रहा है। 28 डेज पे लोड प्रोवाइड करें तो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट क्या है 1.6। मतलब यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एट अर्ली स्टेज ऑफ लोडिंग क्रीप कोएफिशिएंट इंक्रीजेस, या क्रीप कोएफिशिएंट इज मोर, सॉरी एग्जैक्ट डेफिनेशन इज क्रीप कोएफिशिएंट इज मोर एट अर्ली स्टेज ऑफ लोडिंग। ठीक है, अब हमारा थीटा क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। अगर थीटा बढ़ रहा है तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन बढ़ रहा होगा, तभी तो थीटा बढ़ रहा है। पोज कर दो। अब हमारा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन बढ़ रहा है, तभी हमारा क्रीप कोएफिशिएंट बढ़ रहा है। तो हम ये कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं कि एट अर्ली स्टेज ऑफ लोडिंग अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इज मोर। यहां पे आप लिख लो, अदरवाइज फिर से हम भूल जाएंगे। हम यहां पे नोट कर ले रहे हैं, एट अर्ली स्टेज ऑफ लोडिंग अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन
इज मोर, अर्ली स्टेज पे क्रीप अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसी वजह से क्रीप कोएफिशिएंट आपका बढ़ गया। क्रीप कोएफिशिएंट क्या है, ये तो दोनों का रेशियो है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तभी तो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट बढ़ रहा है। अब सिंपल सी एक बात आप ये भी समझ लो कि अगर आपका क्रीप कोएफिशिएंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका क्रीप स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर मतलब ये जो हमारा क्रीप कोएफिशिएंट है, अगर ये इंक्रीज हुआ क्रीप स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ क्रीप स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ, ठीक है। एक तो हमें ये चीज यहाँ पे दिमाग में रखनी है, और सेकंड ये दो कंक्लूजन हमारे दिमाग में होने चाहिए अलोंग विथ क्रीप कोएफिशिएंट का जो हमारा डेफिनेशन है, इसके साथ साथ यही तीन चीजें हैं जो क्रीप से क्वेश्चंस बना सकती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो वैल्यूज है, या तो आपके एग्जाम में वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या तो ये आपसे रेशियो पूछा जाएगा, या तो यहां से आपको सेंटेंस वाइज पूछ सकता है कि अर्ली स्टेज पे आपका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कम होगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्रीप कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्रीप क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं श्रिंकेज की। ये भी कंक्रीट का एक ड्रॉबैक है, ठीक है, श्रिंकेज जो प्रॉपर्टी है। श्रिंकेज क्यों होता है, जैसे क्रीप का तो अलग रीजन था, श्रिंकेज का एक रीजन है ड्यू टू सीमेंट। आपका कंक्रीट कैसे प्रिपेयर होता है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड मिक्सचर। ये जो सीमेंट है, जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से कंक्रीट में श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और हमारा जो श्रिंकेज स्ट्रेन है, इसकी जो वैल्यू होगी वो IS 456 एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमें प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर डिजाइन पर्पज। IS 456 ने श्रिंकेज स्ट्रेन की हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी है, वो होती है 3 × 10⁻⁻⁴, या फिर आप इसको 0.03% भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर 0.0003। तो हमको तो ये आसानी होता है याद करने में, 3 × 10⁻⁴, या फिर आप 0.03%, जो भी आपको रिमेंबर हो सके याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि आपका श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होता है कंक्रीट का, ठीक है, ये कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको समझने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंक्रीट है उसका जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर है, ठीक है, तो ये स्टील की तरह तो हम इसमें इलास्टिसिटी नहीं निकालेंगे, इसका सिस्टम अलग है, ठीक है, ड्यू टू नॉन लीनियर बिहेवियर। इसको समझने के लिए अगर आप ये ग्राफ समझ लिए तो समझ लो कि आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन वाला, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया इसका ग्राफ। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, जैसे कि एक तो आपका होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, एक आपका होता है यहां से, ये होता है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, शॉर्ट फॉर्म IT लिख दे रहे हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। सेकंड आपका होता है टेंजेंट मॉडुलस, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट मॉडुलस है, आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपको हो जाएगा टेंजेंट मॉडुलस। थर्ड होता है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, सपोज ये आपका क्या हो गया, ये अल्टीमेट पॉइंट हो गया, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है।
जो अल्टीमेट स्ट्रेस है इसका थर्ड, मतलब Fu/3, अल्टीमेट स्ट्रेस के 1/3 पे, अगर ये पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस का 1/3, ये जो पॉइंट है यहां से एक हम लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, और ये जो पॉइंट यहां पे मीट कर रहा है ये लीनियर लाइन, यही होता है हमारा सेकंड मॉडुलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम जो है स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सेकंड मॉडुलस होगा, टेंजेंट मॉडुलस होगा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होगा, नन ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सेकंड मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एक क्वेश्चन ये कि हमारा ये जो लाइन हमने जहां पे लीनियर लाइन ड्रॉ की है, ये हमारा कहां पे लीनियर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये होता है हमारा Fu/3, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन तो यहां से हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारा IS 456 है, IS 456 प्रोवाइड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की वैल्यू ये प्रोवाइड किया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 5000 √FCK, स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये हमारा IS 456 2000 की वैल्यू है, यहाँ पे हम प्रॉपर मेंशन करना चाहेंगे IS 456 2000। अगर हम IS 456 1978 वाले कोड की बात करें तो उसकी वैल्यू रही है पहले 5700 √FCK। अगर एग्जाम में मेंशन करें कि आप ओल्ड कोड जो आपका 1978 वाला है उसके अकॉर्डिंग बताओ, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर लेटेस्ट 456 2000 की बात कर रहा है तो आपका 5000 √FCK होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे सबकी डेफिनेशन लिखवा के, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि कितना जल्दी हम आपको समझा सकें ताकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये था। और यहाँ पे क्वेश्चंस आता है मैक्सिमम, आपको पता है कि यहाँ पे FCK की वैल्यू रखनी है और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ से 2-3 चीज बताना चाहेंगे, जैसे कि अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज कर दें, FCK को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारी EC की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FCK। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड, जब हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करते हैं तो इससे जो ब्रिटलनेस है, हमारा ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट, ये भी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगा, ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट भी इंक्रीज होगा। और यहां से हम आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, और कई स्टूडेंट ने हमसे कई बार ये चीज डिस्कस किया है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने से यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज करने पे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मींस FCK इंक्रीज करने पे। ठीक है, ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट बढ़ गया। इससे क्या होगा, आपका जो पॉइजन रेशियो है इस पे क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन आता है कि जब हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो आपका पॉइजन रेशियो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, यही क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। ठीक है, या कांस्टेंट रहेगा या नन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन रहता है। अब अगर आप बताओ कि ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट अगर बढ़ेगा तो हमारा जो पॉइजन रेशियो है वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पॉइजन रेशियो 0 से लेकर 0.5 के बीच में लाई करता है।
और अगर हम रबर की बात करें, रबर मटेरियल का हमारा पॉइजन रेशियो कितना होता है 0.5। कंक्रीट का लाई करता है, जो कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है वो लाई करता है आपका 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो हमारा जो पॉइजन रेशियो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब आपका मटेरियल जो है जैसे रबर है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है तो हमारा पॉइजन रेशियो बढ़ रहा है, बट इसका ब्रिटलनेस बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट क्या है वो बताना चाहते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो वर्ड है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब लगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ा तो हमारा पॉइजन रेशियो भी बढ़ा, बस यही से कंफ्यूजन होती है। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे ऐड किया कि ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट भी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका जो पॉइजन रेशियो है वो डिक्रीज करेगा। आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ गई ग्रेड से तो हमारा पॉइजन रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कंफ्यूज मत रहना, आपका पॉइजन रेशियो डिक्रीज करेगा। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे आपसे रेनफोर्समेंट की। अब हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट की। व्हाट इज रेनफोर्समेंट? अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं एनी मटेरियल दैट कैन टेक टेंशन इज यूज्ड एज रेनफोर्समेंट। कोई भी मटेरियल अगर वो टेंसाइल फोर्स ले सकता है, कैरी कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो आपका रेनफोर्समेंट की तरह यूज हो सकता है। जैसे कि स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, और सबसे इंपॉर्टेंट बंबू एटसेट्रा। यहां पे बंबू भी मेंशन किया है। अब तो इतना डेवलपमेंट हो गया है कि बंबू का भी बिल्डिंग बनने लगा है, मतलब 1 फ्लोर का। ठीक है, मतलब G+1 का। ठीक है, वो स्टैंडर्ड पार्ट है, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, बट ये रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज होता है। अब हमने बताया था कि हम स्टील क्यों यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। है तो बहुत सारी, कॉपर हम यूज क्यों नहीं करते, एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज करते, बंबू क्यों नहीं यूज करते हैं, व्हाई वी यूज स्टील, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। इसको हम बताना चाहते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर मेटल। जैसे कि कॉपर बहुत कॉस्टली होता है, एल्युमिनियम भी बहुत कॉस्टली होता है अगर हम स्टील से कंपेयर करें तो हम एक पॉइंट ये कह सकते हैं, इट इज मोर इकोनॉमिकल देन अदर मेटल। ठीक है, सेकेंड, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बंबू तो और आसानी से मिल जाता है, फिर ये कैसे इकोनॉमिकल हो गया? तो इकोनॉमिकल ये क्राइटेरिया नहीं है। सेकंड क्या है, इट हैज गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है। अब अगर आप बंबू से कंपेयर करेंगे तो फिर बंबू फेल हो जाएगा, इस वजह से इसको नहीं यूज करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स coefficient of thermal expansion is close to concrete। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, नियरली कॉन्क्रीट के सेम होता है। जैसा कि स्टील का हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, हमारा 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, और कंक्रीट का भी नियरली 12.4 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, इसी के आसपास होता है दोनों का। ये कंक्रीट का हो गया और ये स्टील का हो गया। ठीक है, ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, इसी वजह से कंक्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो हमारा नियरली सेम है, और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है, इकोनॉमिकल भी है। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम स्टील को ही यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब हम बात करेंगे
अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि स्टील हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टील की क्या क्या साइज होती है, साइज की हम बात करते हैं। साइज ऑफ बार, मार्केट में कौन कौन से साइज के बार अवेलेबल होते हैं, जैसे 6 mm, 8 mm, 10 mm के बार होते हैं, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 36, 40, 55 mm and 50 mm। ये साइज ऑफ बार है जो मार्केट में अवेलेबल है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना होता है। जो हम एसटी रिक्वायर्ड होता है, जब हम डिटेलिंग डिजाइन करेंगे वहां पे जो एसटी रिक्वायर्ड होता है, इसी साइज की बार के अकॉर्डिंग हम वहां पे डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे। जब हम नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे साइज के बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता है कि साइज की बार होती है तो आप कैसे डिजाइन करोगे। अब सपोज 14 mm का साइज नहीं होता है, अब आप लगा दिया कि 14 mm साइज की बार की अकॉर्डिंग डिजाइन कर दोगे, तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे कैसा इंजीनियर है, 14 mm का तो आता ही नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल है हम उसी की बॉडी को डिजाइन करेंगे ना, इस वजह से साइज हमने डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ स्टील की। जैसे कि कंक्रीट का ग्रेड था FC M20 करके, M25 करके, वैसे स्टील के क्या ग्रेड्स होते हैं, जैसे FE 250, FE 415, FE 500 एंड FE 500D, FE 550। तो 550 का भी याद नहीं लगा। अब ये जो FE 250 है, इसको कैसे डेजिग्नेट करेंगे। FE तो हो गया आपका स्टील, 250 क्या है, इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन आता है, वहां पे दे देगा FE 415 41 डेजिग्नेट यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे करके आप कंफ्यूज हो गए, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा या हो सकता है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो। यील्ड स्ट्रेंथ के लिए हो सकता है आप ना टिक करो कंफ्यूजन में, बट ये टर्म आपको याद रखना है कि 250 इज डेजिग्नेटेड एज यील्ड स्ट्रेंथ एंड दिस इज डिनोटेड एज स्टील, ठीक है। FE 250 को क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है। और ये जो FE 415 और FE 500 है, ये होता है हमारा HYST बार। इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, ये होता है HYST का फुल फॉर्म। और ये जो हमारा है, ये रिसेंटली आप देखेंगे मार्केट में, तो आपका FE 550 की बार अवेलेबल है, और ये जो D है ये डिनोट करता है डक्टिलिटी को, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब अगर हम बात करें कि कितने टाइप की बार्स होते हैं या कितने टाइप की स्टील्स है, जैसे कि माइल्ड स्टील, HYSD स्टील, ठीक है, TMT बार, ये टाइप ऑफ स्टील की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्टील बार। एक तो आपका हो गया माइल्ड स्टील बार, एक हो गया आपका HYSD बार, और कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार, और एक आपका होता है TMT बार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, TMT बार, ठीक है। माइल्ड स्टील, जैसा कि आप जानते हैं माइल्ड स्टील के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर में। ये जो स्पेशली कर्व होता है हमारा माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो
यील्ड स्ट्रेस होता है, ये होता है आपका यील्ड स्ट्रेस और ये होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस हमें नोन होता है। बट अगर हम HYSD की बात कर HYSD जो बार है इसकी बात करें, इसमें जो हमारा ग्राफ होता है, सपोज ये हो गया FE415 का ग्राफ और ये आपका हो गया FE500 का ग्राफ। यहाँ पे हमारा डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता है, हम उसको 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पे यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, ये होता है यहाँ पे आपका यील्ड स्ट्रेंथ। HYSD बार जो होता है ये आपका क्या होता है, लेस डक्टाइल होता है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। और जो आपका ये कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार है ये भी सिमिलर होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के, HYSD बार के। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि इसकी जो डक्टिलिटी होती है इससे कम होती है माइल्ड स्टील से, और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पे इसका हमारा यील्ड स्ट्रेंथ हम ऑब्टेन करते हैं। अब हम लास्ट बात करेंगे TMT बार की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले लेट मी चेंज कलर। इसका फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। TMT का मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। These bar made by thermal and mechanical process simultaneously। इसका जो थर्मल और मैकेनिकल प्रोसेस है एक साथ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज टू इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द बार। इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो HYSD बार से ज्यादा होता है, ज्यादा कोरोजन रेजिस्टिव बार होता है। और हमारा एक पॉइंट क्या होता है, इसकी जो डक्टिलिटी है वो भी हमारी HYSD बार से ज्यादा होती है। अगर हम डक्टिलिटी के टर्म में देखें, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अल्टीमेटली कि हमारा जो माइल्ड स्टील है सबसे ज्यादा डक्टिलिटी तो यही है, डक्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डक्टिलिटी की, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी ज्यादा है, फिर हमारा TMT बार का है, देन हमारा HYSD या फिर आपका कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं डक्टिलिटी के टर्म में तो TMT बार का हमारा जो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो ज्यादा है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं, जो हमारा बार होता है, ठीक है, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं, ठीक है, ये आपका कोर हो गया, ये जो है डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये जो रीजन होता है ये हार्ड रीजन होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये जो अपर पार्ट है ये हमारा क्या होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस पार्ट होता है, ये कोरोजन को रेजिस्ट करता है। प्रोवाइड कोरोजन रेजिस्टेंस, यहां से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं, अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेंगे इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ तो हमारी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, बट हमारी जो डक्टिलिटी है ये क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन का इफेक्ट हो गया। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने भी चीजें हैं सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो थियोरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, वो चाहे स्टेट जेई का एग्जामिनेशन हो, स्टेट ए का हो, SSC जेई का हो, या फिर ESC का एग्जामिनेशन हो, वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिस्ट है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बने रहिएगा आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।